तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट, पहले पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट, ठीक। ये जो तीनों चीज़ है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आर्टिकल 79 जो है ये पार्लियामेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, राज्यसभा अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये लोकसभा जो है ना, ये एवरी 5 ईयर पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होता है और ये इलेक्टेड होते हैं, ठीक। और इनको सेलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक। ये नॉमिनेट करके आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग सीटें डिवाइडेड होती हैं, उन सीटों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और वो आते हैं अपर हाउस में, ठीक, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। अब हम स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 होता है, ठीक। 552 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक। जिसमें से 530 स्टेट्स के होते हैं, 20 यूटीज़ के होते हैं। अच्छा, ये जो दो नॉमिनेटेड होते थे ना पहले एंग्लो इंडियन के, तो ये 104th अमेंडमेंट 2020 में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये नहीं होते, ये नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के अंडर में थे कि ये दो एंग्लो इंडियंस को ये नॉमिनेट कर लेते थे, ठीक है। ये लोकसभा में करते थे। इवन स्टेट असेंबलीज में भी ऐसी क्राइटेरिया थी, तो उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। अभी करंट स्ट्रेंथ जो है वो 543 है और टर्म जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ईयर का टर्म है और कैन बी डिज़ोल्व, कभी भी डिज़ोल्व हो सकता है। अगर मेजोरिटी नहीं रही या इमरजेंसी का कुछ रहा सीन तो इसको डिज़ोल्व करा जा सकता है, तो ये कभी भी डिज़ोल्व हो सकता है। बट जो राज्यसभा है, अपर हाउस जो है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है, ठीक, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं अलग अलग फील्ड से, ठीक है। ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है, अपर हाउस ऑलवेज चलता रहता है, रन पे रहता है, ठीक है। अभी करंट स्ट्रेंथ इसकी 245 है, जिसमें से 1/3 जो है हर 2 साल पर 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं और फिर 1/3 आते हैं। तो हर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर जो है इसके रिटायर होंगे और फिर वापस से उनको नॉमिनेट भी किया जाएगा, ठीक है। अब इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो जो लोकसभा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। बट राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है ये। तो इसमें क्या है कि देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव एसएलए करता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है इनमें और इनको वोट करके इनको जो है अपर हाउस में भेजता है। अब सेशन की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 85 डिफाइन करता है, ठीक है। देखिए, बहुत 3 टाइप के सेशन है, बजट, मानसून और विंटर, ठीक है। अब इन तीनों से इनके गैप 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए किसी भी दो के बीच में, ठीक है। तो गैप बिटवीन सेशन इज़ नॉट मोर देन और इक्वल टू 6 महीने से कम के अंडर में इनको सेशन कराना रहता है, ठीक। 3 सेशन मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। कई बार 2 ही होते हैं बट मैक्सिमम 3 तो होते हैं। ज्वाइंट सेशन में क्या आते हैं, 108 आर्टिकल डिफाइन करता है ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बस ऑर्डिनरी बिल और जिसका चेयर जो होता है वो स्पीकर होता है। अब जैसे आर्टिकल 108, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सिटिंग। जैसे कोई बिल फंस गया है, ठीक है, वो पास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो अपर हाउस प्लस लोअर हाउस एक जगह बैठते हैं। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अपर हाउस भी बैठ रहा है, लोअर हाउस भी बैठ रहा है, तो प्रिसाइड कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा इसका चेयरमैन कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, चेयर कौन करेगा इसको।
तो ऑलवेज आप समझ लीजिए इसको चेयर करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर जो है इसको चेयर करता है, ऑलवेज चेयर करता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है लोकसभा स्पीकर होता है इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा मेंबर। ठीक है, अगर मान लो कि स्पीकर नहीं है तो उसमें से किसी को इलेक्ट करके कर देते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, सॉरी, हाँ, यहाँ वाला जो टॉपिक था वो अलग था, इसमें लोकसभा स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। तो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा मेंबर, उसी में से किसी एक मेंबर को उठा के उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। बट प्रोटेम स्पीकर का भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के टाइम पे आप समझ लो जो सीनियर मोस्ट होते हैं, मोस्ट एमपी होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो सबको ओथ दिलाते हैं। ठीक है, आफ्टर ये सब ओथ सेरेमनी हो जाता है तो उनमें से एक कोई स्पीकर सेलेक्ट किया जाता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो लोकसभा के कार्य को रन करते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब देखिए डिसाइड क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफिशन लॉ, स्पीकर का जो पावर क्या क्या है। ठीक, ये एंटी डिफिशन लॉ का पूरा उसके पास पावर है कि अगर वो डिसक्वालिफिकेशन को डिसाइड कर सकता है कि भाई ये जो मेंबर ये डिसक्वालीफाई होने के लायक है या नहीं है, अंडर एंटी डिफिशन लॉ। ठीक है, अब राज्यसभा की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट इसको चेयर करते हैं। ठीक, डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड फ्रॉम द आरएस, इसमें डिप्टी चेयरमैन को भी इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के लिए। अगर मान लीजिए कभी चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, उस सभा को, उस हाउस को। अभी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में देखते हैं, पहला ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में करते हैं। कैन स्टार्ट इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। बट मनी बिल के साथ, मनी बिल आर्टिकल 1010, आर्टिकल 1110। ठीक है, मनी बिल के साथ क्या है, ये ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, राज्यसभा में भी भेजते हैं बट बहुत मैंडेटरी नहीं है कि इनका एडवाइस लें। ठीक है, ओनली रिकमेंड, रिटर्न इन 40 डेज में इनको रिटर्न भी करना रहता है। ठीक, और इनका ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि इनके एडवाइस माने ही, वापस से ये अगर नहीं भी मान रहे हैं और उसको एज इट इज़ भेज रहे हैं तो हो जाएगा। अब देखो मनी बिल डिसाइड कौन करता है, मनी बिल स्पीकर उसको सर्टिफाई करता है। जैसे आपने देखा होगा आधार बिल जो था, ठीक है, आधार बिल को भी मनी बिल बता के पास कर दिया गया था। ठीक, तो स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा मनी बिल है और कौन सा मनी बिल नहीं है। फिर फाइनेंशियल बिल होता है एक पार्ट ऑफ द बजट वाइडर देन द मनी बिल, मनी बिल से ज़्यादा उसका वाइडर रेंज होता है, डिस्कशन उस पर ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के लिए कभी भी जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में इक्वल पावर चाहिए। अब पावर की बात करें, लोकसभा स्ट्रॉन्गर स्पेशली इन फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए बजट लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में पास नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठते हैं, वो कंट्रोल करते हैं उन चीज़ों को। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली इन लोकसभा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो लोकसभा में लाना पड़ेगा। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेड लोग होते हैं। ठीक, अब जो इलेक्टेड हैं उन्हीं के अगेंस्ट तो आप नो कॉन्फिडेंस ला सकते हो ना, क्योंकि अगर आपको मेजोरिटी प्रूव करनी है तो एलएस में ही, लोकसभा में ही आपको मेजोरिटी प्रूव करनी रहती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आता है। ठीक है, अब राज्यसभा का पावर देखते हैं। कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। ठीक है, ये पूछता है, इसके पास पावर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट्स स्टेट, ये डायरेक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि अलग, मैंने जैसे आपको बताया था कि अलग अलग क्राइटेरिया होती है, किसी स्टेट में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो हर स्टेट अपना इंडिविजुअल एक रिप्रेजेंटेशन करता है थ्रू राज्यसभा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कभी ये हाउस डिसॉल्व नहीं होता। 1/3 मेंबर ऑलवेज इस पर चेंज होते रहते हैं, फिर नए 1/3 आते रहते हैं एवरी 2 ईयर्स पे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट है, नो कोर्ट एक्शन। अच्छा, पार्लियामेंट में अगर आपने कुछ बोला है तो उस वर्ड को लेके आप पे कोई कोर्ट का एक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कोई स्पीच दिया है पार्लियामेंट के अंदर तो उस पर ऐसा नहीं है कि आपने स्पीच दिया और बाहर आके आपको जो है कोई किसी ने वो कर दिया, आपके अगेंस्ट केस कर दिया और आपको कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग देनी पड़े। पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा वो है। पार्लियामेंट्री कमेटी प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, अलग अलग कमेटी, जैसे एस्टीमेट कमेटी, और इसमें मेंबर्स आते हैं, इसमें चेयरमैन बनाए जाते हैं।
ठीक है, कुछ के चेयरमैन लोकसभा होते हैं, कुछ लोकसभा के स्पीकर होते हैं, कुछ के चेयरमैन राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, या फिर वो किसी को नॉमिनेट करें तो काफ़ी प्रिविलेज होता है। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की थी अभी मैंने, तो इसमें एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, पैक, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। अब कमिटीज़ में क्या है, कमेटी में मोस्टली जो है आपको क्या पूछेगा कि कितने, लाइक इसमें पूछेगा कि कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के कितने होते हैं प्लस लोकसभा के कितने होते हैं। ठीक है, जैसे एस्टीमेट कमेटी है इसका पूछ लेगा। ठीक है, एडॉक कमेटी, जेपीसी कमेटी सेलेक्ट, तो जेपीसी कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, इसमें भी राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स को वो किया जाता है। अगर कोई बिल है जिस पे डिसीजन नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए जेपीसी बिठाई जाती है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, बहुत ज़्यादा, बहुत, इसमें इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, 44th में लिमिट पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी को लिमिट किया गया था। इमरजेंसी में इतनी पावर थी, 84 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो मतलब एंडलेस पावर था उसमें, कुछ मतलब जिसको चाहे उसको जेल में डाल देना और कभी भी इमरजेंसी बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, इसमें कोई मेंबर्स का कोई ओपिनियन नहीं था। बट 44 अमेंडमेंट के बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए थे। 97 में कोऑपरेटिव बनाई गई। कोऑपरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो एक कोऑपरेटिव बना के अपना काम करते हैं, फार्मर्स के लिए भी सही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन किया गया था। 104th में अभी बताया 2020 में इसको एंग्लो इंडियन को ख़त्म किया गया इंडेट। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, अगर इनको लगा होगा कि हटाना चाहिए तो हटा दिया। एंग्लो इंडियंस का हो गया था काफ़ी टाइम, 75-76 ईयर्स हो गए, तो कब तक भाई एंग्लो इंडियन रहेंगे, अब तो आप इंडियन ही हो गए हो। तो ये रिजर्वेशन भी इसको हटा दिया, ये समझ लीजिए रिजर्व सीट थी 2 सीटें। ठीक है, अब की आर्टिकल्स में देखते हैं। 79 पार्लियामेंट स्ट्रक्चर को बताता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है, देखिए भूलिएगा मत कभी। 80 से 88 में राज्यसभा को डिफाइन किया गया है, 81 से 84 तक में लोकसभा को डिफाइन किया गया है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अगर आपको करना है तो 100 से 111 तक में आपको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को पूरा डिफाइन किया गया है। 112 से 117 तक में बजट एंड फाइनेंशियल बिल की बात करता है, जिसमें से मनी बिल भी है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल भी है 17A भी, और 118 से 122 पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोसीजर की बात किया गया है। तो ये शॉर्ट नोट्स था, मतलब लाइक एक रिकॉल रिवीजन के लिए मैंने ये एक PDF तैयार किया था, जिससे कि आप कभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत डीप में नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं होता, तो आप इसको बहुत शॉर्ट में देखकर आप अपनी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो इतने तो हैं कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आपकी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे, कुछ अच्छे टॉपिक्स लाएंगे। अभी हमारा घटना चक्र का सीरीज़ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी मैं डालने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।